हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। अब उपभोक्ता की बचत एक की अवधारणा जो है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और प्रोफेसर मार्शल ने 1879 में कंज्यूमर रेंट के नाम से इसकी व्याख्या की थी। इसके बाद में 1819 में इस अवधारणा को पूर्ण करके अपनी एक बुक जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस की व्याख्या की थी। इसके बाद प्रोफेसर हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस की व्याख्या इंडिफरेंशियल कर्व एनालिसिस की सहायता से की। इस प्रकार अनेक अर्थशास्त्री या फिर हम कहें इसी प्रकार इंडियन जो इकोनॉमिक्स ने प्रोफेसर A.K. दास गुप्ता ने भी उपभोक्ता बचत पर अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि उपभोक्ता की बचत एक्चुअल में है क्या। तो आप सभी जानते हैं कि डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारी कमोडिटी यूज़ करते हैं और इनको ख़रीदने के लिए एक कंज्यूमर जितनी प्राइस देता है या फिर हम ये कहें कि प्राइस के रूप में जितनी उपयोगिता का त्याग करता है ना, उससे अधिक उपयोगिता उससे उस कमोडिटी को यूज़ करने से प्राप्त होती है। यही जो है उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई एक पेन लिया जिसकी कीमत जो है हमें मानते हैं कि 15 पैसे के बराबर है ना, या फिर 15 पैसा हमें पोस्ट कार्ड का मिलता है, परंतु उससे कहीं अधिक उपयोगिता मिलती है उसको यूज़ करने से। अब इसमें हम बात कहें तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि 100 पैसे के बराबर उससे उपयोगिता मिलती है ना। तो यहाँ पर 100 माइनस 15 अर्थात 85 पैसों के बराबर जो है वहाँ पर सरप्लस या बचत का जो है यहाँ पर कंज्यूमर उपभोग करेगा। इसे ही जो है कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि संभावित प्राइस जो हम देने के लिए तैयार हो सकते हैं और रियल लाइफ में जो कीमत चुकाई जाती है, इन दोनों में जो अंतर होता है वही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब मार्शल ने इसे कुछ इस तरह से व्याख्या की कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत देने के लिए तैयार है और जो कीमत वास्तव में वो देता है, और वह संतुष्टि के आधिक्य का आर्थिक माप है और इसे ही उपभोक्ता का बचत कहा जाता है। तो ये मार्शल द्वारा कहा गया। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा या व्याख्या क्या है। तो उपभोक्ता की बचत की धारणा हमारे इकोनॉमिक्स की आधारभूत जो हमारी मार्जिनल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर जो है वो आधारित है। और हम जानते हैं कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की जब वो प्रारंभ में इकाइयों का कंज्यूम करता है तो कंज्यूम से उपयोगिता उसको ज़्यादा मिलती है ना। और जैसे जैसे वो किसी कमोडिटी को उपभोक्ता वस्तु को और यूनिट उसके कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उन यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसका क्रम जो है घटता हुआ होता है। लेकिन कंज्यूमर वस्तु की उन सभी यूनिट के लिए एक बराबर सा मूल्य चुकाता है या समान मूल्य चुकाता है, लेकिन उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न यूनिट से उपभोग उस स्थिति तक करता है जब तक कि वस्तु की इकाई की सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य ये दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। और उपभोग की ये जो क्रिया है वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों की उपयोगिता कीमत से अधिक होती है, इसलिए उपभोक्ता को अंतिम इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों से कुछ ना कुछ जो सेविंग है वो अवश्य मिलती है। तो उपभोक्ता का यही जो आभास है या हम कहें उपभोक्ता का यही जो वो फील करता है, यही उपभोक्ता की बचत होती है ना। और यही इसकी
अवधारणा है और व्याख्या है। अब जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो उपभोक्ता की बहुत सारी मान्यताएं, जैसे पहले कहा गया था कि उपयोगिता जो है मापनीय है, तो मार्शल की उपयोगिता को मापने के आधार पर मापने का आधार जो है उन्होंने मनी बताया, मुद्रा बताया, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित उपयोगिता प्रदान करने की शक्ति के कारण ही उसको पे किया जाता है। फिर उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू है ये नियम। फिर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का आधार जो बताया है उपयोगिता ह्रास नियम बताया। अतः जब तक उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं हो पाता, जब तक उपभोक्ता की बचत नहीं होगी। फिर वस्तुओं की स्वतंत्र उपयोगिता, और यह धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक वस्तु का उपभोग दूसरी वस्तु के उपभोग से प्रभावित नहीं करता है। मुद्रा की सीमांत, फिर उन्होंने बताया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानती है, जबकि उपभोक्ता के पास मुद्रा की मात्रा चाहे जितनी हो, उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए इसको कांस्टेंट मानी गई है। फिर स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। अब जो कंज्यूम वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है ना, यदि स्थानापन्न वस्तु है तो उस स्थानापन्न वस्तु को भी मुख्य वस्तु के रूप में मान लिया जाता है। यह इसकी एक धारणा है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा। अब उपभोक्ता बचत के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को मान लिया जाता है कि जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता का मूल्य समान मान लिया जाता है। फिर ये कहते हैं कि अन्य बातें यथास्थिर रहें या स्थिर रहें। तो उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए अलग अलग उपभोक्ता की जो इनकम होती है, इंटरेस्ट होता है, उसका नेचर होता है, फैशन होता है आदि में जो चेंजेस हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अतः इन विभिन्नताओं एवं अंतर का उपभोक्ता की बचत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उपयोगिता एवं जो सेटिस्फेक्शन के मध्य सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। फिर हमें कहें कि इसकी मान्यता एक और है कि मांग वक्र की सभी मान्यताएं स्वीकृत हैं। जैसे अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की मात्रा पर बताया जाता है, तो एक वस्तु पर विचार किया जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि क्या क्या इसकी मान्यताएं थी। अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत का माप क्या है। तो इसमें दो प्रकार के माप बताएं, एक तो प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत और दूसरा कुल उपभोक्ता की बचत। तो प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत का जो मेज़रमेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, तो जो मूल्य चुकाने के लिए तैयार हुआ है उपभोक्ता, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, एक्चुअल जो प्राइस थी उसकी वो माइनस कर देंगे। अब दूसरा आता है कुल उपभोक्ता की बचत। तो टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर देंगे टोटल सेटिस्फेक्शन, तो यह आ जाएगा हमारा कुल उपभोक्ता की बचत। तो ये तो मैंने बताया कि मेज़रमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि उपभोक्ता की बचत की उदासीन वक्र विधि से मेज़रमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमारे एक अर्थशास्त्री थे हिक्स करके, उन्होंने उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो ये वो किस तरह से है जानते हैं। तो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या जिन मान्यताओं के आधार पर की थी उनको एलन और हिक्स ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की माप उदासीनता वक्र या रेखा सहायता की, और उन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। सबसे पहले तो उपयोगिता मात्रात्मक रूप से अमापनीय है ना, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती, और हमें कहें सब्स्टिट्यूशनल गुड्स और पूरक वस्तुओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता की बचत की पुनर्व्याख्या और उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। इन 3 बातों के आधार पर उन्होंने व्याख्या की। तो हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत को मुद्रा की वह मात्रा बताया जो कि उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, या अन्य शब्दों में हमें कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय में लाभ की
तरह ही इसको समझना चाहिए। इसके दो प्रभाव, किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसके दो प्रभाव जो हैं सामने आते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो यह है कि जिस वस्तु के मूल्य में कमी हुई होती है उपभोक्ता अधिक मात्रा में खरीद सकता है, और दूसरा ये कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु को क्रय करने में होने वाली खर्च कम हो जाता है। तो ये उन्होंने हिक्स ने इस तरह का विश्लेषण एक प्रस्तुत किया उपभोक्ता की बचत के संबंध में। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में उपभोक्ता की बचत है क्या, इसकी क्या क्या मान्यताएं थी, अब फिर इसके मेज़रमेंट क्या थे, और हिक्स ने अलग से मेज़रमेंट क्या दिए। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं कि उसको मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, इसकी आलोचना और उसके महत्व के बिंदु अगले लेक्चर में जानेंगे।